हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और आपने हमेशा मुझे अनअकैडमी पर पढ़ाते हुए देखा होगा। लेकिन इस चैनल से मैं एक नया अपना व्लॉग चैनल शुरू कर रहा हूं। ये नॉर्मल व्लॉग्स की तरह नहीं होगा जहां पर आम दिनचर्या और डेली लाइफ्स दिखाई जाती है। ये होगा अबाउट द टूरिज़्म और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों में, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के साथ में थोड़ा फ़न होगा, थोड़ा टूरिज़्म इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ ओरछा से। आपको जानते हो मध्य प्रदेश में निवाड़ी के अंदर ओरछा है और रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसे 1531 में 1531 में इस्टेब्लिश किया था। बुंदेलखंड की जो धरती है वो वीरों की धरती मानी जाती है, जहाँ पर वीर सिंह बुंदेला जैसे राजा हुए, जुज्जर सिंह बुंदेला जैसे राजा हुए, महाराजा छत्रसाल जिनको तो पूरा देश जानता है, जिन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ उनके खिलाफ एक बड़ा बैटल जो है, एक बैटल उन्होंने यहाँ पर आपको लड़ा। और काफ़ी सारे ऐसे वीर ओरछा की इस धरती पे हुए। और बुंदेलखंड का पूरा जो इतिहास है वो एक कई सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, क्योंकि जब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, इसकी स्थापना की गई, तो उनके कई सारे बेटे थे और उन बेटों के बीच में कई सारी जो जागीरें हैं वो जागीरें बढ़ती रहीं। छोटे पार्ट्स यहाँ पे होते रहे। चरखारी हो गया या बीजावर हो गया, पन्ना स्टेट हो गया, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हुए। कुछ स्टेट तो इतने छोटे थे कि उनके अंदर 20 to 25 किलोमीटर या 20 से 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर छोटे जागीर्स यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था ओरछा, जो इस पूरे एरिया का मेन कैपिटल आप बोल सकते हैं, मेन सिटी बोल सकते हैं ओरछा को। तो ओरछा में कई सारे प्लेसेस हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है वो है आपका राजा राम दरबार या राजा राम का जो मंदिर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए घूमते हैं ओरछा को और मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए ओरछा को। थैंक यू। तो अब हम एंटर करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ओरछा। ये ओरछा का मेन गेट है और इस गेट को देख के आप समझ सकते हो कि गेट भी काफ़ी पुराना है। सो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ ओरछा सिटी। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं राजा राम मंदिर। ये आपको पीछे दिख रहा है राजा राम मंदिर और ये है चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर का हिस्ट्री या इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये जो टेंपल है ये चतुर्भुज टेंपल है और ये बनवाया था राजा मधुकर शाह ने। तो राजा मधुकर शाह की जो वाइफ थी वो भगवान राम की बड़ी भक्त थी और उसके लिए उन्होंने अयोध्या से कुछ मूर्तियां हैं या कुछ मूर्तियां वहाँ पे भगवान राम की यहाँ पे मंगवाई थी। लेकिन उस समय पे चतुर्भुज मंदिर जो आपको पीछे दिख रहा है, इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था और इसके पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो मूर्तियाँ आ चुकी थी। तो जैसे ही मूर्तियाँ आई, अब मूर्तियों की स्थापना करना जरूरी थी। उसके लिए मूर्तियों को इस राजा राम मंदिर के अंदर, जो उनका महल था, उस महल के अंदर स्थापित कर दिया था। और उसके बाद जब ये टेंपल कंप्लीट हुआ, चतुर्भुज टेंपल कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि उस टेंपल में फिर से उनको मूर्तियाँ स्थापित करना थी। लेकिन बोला जाता है कि मूर्तियाँ जब स्थापित करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे मूर्ति वहाँ से अपनी जगह से हिली नहीं। ऐसा भी बोला जाता है कि हाथी उसे खींचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी मूर्ति वहाँ पे नहीं हिला। तो उसके कारण इस राजा राम महल के अंदर ही मूर्ति जो है उनको स्थापित कर दी गई। और चतुर्भुज जो मंदिर है वहाँ पर दूसरी भगवान विष्णु की जो दूसरी मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पर आपको रखा गया। तो ये इस राजा राम मंदिर का इतिहास है। और यहाँ पर भगवान जो राम हैं उनको एक तरीके से राजा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जो महल है, महल के अंदर विराजित है और महल में विराजित होने के कारण राजा राम है। तो ऐसा बोला जाता है कि एक ही ऐसी जगह है भारत के अंदर जहाँ पर भगवान जो राम है उनको भगवान की जगह उनको राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और हर शाम को यहाँ पे ओरछा की जो लोकल पुलिस है वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर की या 21 बंदूकों की जो सलामी है वो सलामी देती, जैसे राजाओं को दिया जाता था। और यहाँ के जो लोकल राजा थे उनको 15 गन सैल्यूट जो है उसका पावर था, 15 गन सैल्यूट उनको दिया जाता था। तो उनका हमेशा था कि उनके टाइम पर भी जो गन सैल्यूट है वो राजा का हमेशा ज़्यादा हो, मतलब राजा राम है और उसके बाद इनके जो सेवक हैं, मतलब जो यहाँ के राजा थे, एक्चुअल जो राजा थे वो उनके सेवक थे, तो उनकी जो गन सलामी है वो राजाओं की हमेशा कम होती थी और राजा राम की गन सलामी हमेशा यहाँ पर आपको ज़्यादा होती थी। तो ये मंदिर का छोटा सा इतिहास है। मधुकर शाह ने मंदिर बनवाया था और मधुकर शाह अपने मधुकर शाही तिलक के लिए भी जाने जाते हैं। तो टेंपल के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं आपको मूर्तियाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन अभी मैं आपको एक इमेज के अंदर इसकी मूर्ति ज़रूर दिखाऊंगा कि मूर्तियाँ दिखती कैसी हैं। तो ये तकरीबन 400 साल पुराना चतुर्भुज मंदिर, और अभी यहाँ पे कुछ मेला वगैरह चल रहा है, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। सो दिस इज़ द वेरी ह्यूज टेम्पल।
इस मंदिर के आर्किटेक्चर में आप जो ऊपर फूल देख रहे हैं है ना, ऊपर जो कमल लोटस बना हुआ है, ये एक तरीके से जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस है इस मंदिर के ऊपर। तो कई सारे जगह आप देखेंगे कमल बने हुए हैं। फिर उसके बाद ये एक हैंगिंग बालकनी है। ये हैंगिंग बालकनी ये एक तरीके से आप राजस्थानी जो इन्फ्लुएंस है वो प्रभाव आप बोल सकते हैं। तो बुंदेली जो आर्किटेक्चर है उसमें कहीं ना कहीं मुग़ल आर्किटेक्चर और उसके अलावा जो राजस्थानी आर्किटेक्चर है उन दोनों का सम्मिश्रण है। साथ में आपका बुंदेली आर्किटेक्चर तो है ही। और यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ राखी है ना, तो अब क्या बोल सकते हैं, लोगों को हेरिटेज का कद्र नहीं है। तो राखी जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो ऐसा ना करें। ये जो राखी जी के जो भी भैया जी हैं या जो भी हैं बाबू सोना जी, ऐसा काम ना करें। यहाँ पर आप कुछ नाम लिखे हुए देख रहे होंगे। ये नाम जब मंदिर बना तो उस समय मंदिर को जो दान देने वाले लोग थे उन लोगों के नाम हैं। तो ये चरण सेवक चंपत राव ठाकुर, मदन चौहान, तो जिन लोगों ने मंदिर के अंदर डोनेशन दिया था, अभी नहीं काफ़ी पहले जब उस समय राजाओं के समय पे, तो उस समय पे जिन लोगों ने डोनेशन दिया, जो लोग आपके कोई व्यापारी थे या बाकी लोग, तो उन लोगों के जो नाम हैं वो नाम यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। यू कैन सी द नेम, और कुछ चौपाई वगैरह लिखी हुई है। और ये है भूल भुलैया। इस मंदिर के अंदर एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ से कहा जा रहा व्यू बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, अभी मैंने बाबू सोना के बारे में बात की थी, लोग मंदिर में थूकते हैं यार। दिस इज़ डिस्गस्टिंग कि मंदिर के अंदर आके थूकते हैं। ये मंदिर का अपर व्यू। तो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ जहांगीर महल। काफ़ी सुंदर सा गेट है और इस गेट में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर जो है दोनों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे, अभी मैं खड़ा हूँ जहांगीर महल में। यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ द फोर्ट, दिस पैलेस, इट्स जहांगीर महल। इसके पीछे इतिहास ये है कि यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह देव जुदेव, और उनके राजा बनने के पहले, और वो समकालीन थे आपके अकबर के, लेकिन अकबर का अपने बेटे सलीम के साथ में या जहांगीर के साथ में, आपको पता ही है कि सलीम जो है एक बिगड़ा हुआ बेटा था, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खान, जो अकबर का बहुत बड़ा मंत्री था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। और वो हमेशा आपके जो सलीम है उसकी चुगली अपने पिता अकबर से किया करता था, और उसके कारण जो आपके सलीम थे या जो आने वाले जहांगीर थे वो बड़े परेशान थे। और उसके कारण वीर सिंह देव जुदेव को उन्होंने सुपारी दी थी अब्दुल रहीम खाने खान को यहाँ पर आपको मारने के लिए। और ये काम उन्होंने किया ग्वालियर के पास में एक जगह है अंतरी, और वहाँ पर फिर उन्होंने अब्दुल रहीम खाने खान जो है उनकी हत्या की। वहाँ पर उनकी एक मज़ार या फिर एक मकबरा बोल सकते हैं वो इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद जब अकबर की डेथ हुई, अकबर के बाद जब जहांगीर राजा बना, तो उस समय पे जैसा जहांगीर ने वादा किया था अकबर की डेथ के बाद कि वो वीर सिंह देव जुदेव जो है उनको ओरछा की गद्दी फिर से प्रदान कर देंगे। और उसके बाद वीर सिंह देव जुदेव जो है उसको जहांगीर के राजा बनते ही उनको यहाँ पे राजा के रूप में स्थापित किया गया। और उस समय पे फिर अकबर जो जहांगीर है वो उन्होंने ओरछा का विज़िट किया था, और उन्हीं की याद में या उनके रुकने के लिए एक मैग्निफिसेंट सा जो पैलेस था, ये पैलेस उन्होंने बनाया था। अभी तो खैर इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बना था तो जहांगीर के जो हाथी थे वो हाथी यहाँ पर अंदर की ओर आ जाते थे। इतना बड़ा सा बरामदा बनाया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आर्किटेक्चर है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर हाथी है जो एक तरीके से इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जो आप मेहराब देख रहे हैं, ये मेहराब कहीं ना कहीं वेस्टर्न आपके जो मुग़ल इन्फ्लुएंस है उसको प्रभावित कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको कमल के फूल भी दिखेंगे, वो भी एक तरीके से वेस्टर्न जो आपका जो मुग़ल इन्फ्लुएंस था उससे यहाँ पर आपको प्रभावित है। ये आप यू कैन सी द ये आर्किटेक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कमल का फूल है, जो जनरली वैसे तो कमल का फूल हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन मुग़ल आर्किटेक्चर में कमल का जो फूल है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। साथ ही ये जो मेहराब के साथ में आप यहाँ पर जो ये आपके जो बूटी देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक तरीके से मुग़ल इन्फ्लुएंस का यहाँ पर प्रभाव है। ठीक है,
तो जहांगीर यहाँ पर जब आए थे तो उनके सम्मान में ये पूरा महल यहाँ पे, ये पूरा पैलेस यहाँ पे क्रिएट किया गया था। और जो जहांगीर हैं वो लंबे समय तक यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 महीना इस पैलेस के अंदर उन्होंने यहाँ पर आपको विज़िट किया था। खैर उसके बाद जो वीर सिंह देव जुदेव की जब डेथ हुई और उसके बाद जो राजा बने, तो उनके टाइम पर उधर जो शाहजहाँ हैं वो राजा बन चुके थे, और वीर सिंह जुदेव जो है उनको बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर दी थी। और जब उसके बाद उनकी डेथ के बाद जब जुज्जर सिंह बुंदेला जब राजा बने, तो उनके टाइम पे शाहजहाँ ने आदेश दिया कि जितनी भी संपत्ति आपके वीर सिंह देव जुदेव को दी थी वो पूरी संपत्ति यहाँ पे वापस लौटा दिया जाए। लेकिन जुज्जर सिंह बुंदेला ने वो मना कर दिया, या हो सकता है उनको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता ना हो। और अल्टीमेटली ये हुआ कि बुंदेलखंड के जो कुएँ हैं उन कुओं को खोदा गया, और उन कुओं में से बहुत सारी जो हीरे जवाहरात है, रत्न वगैरह है, वो कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और लाखों रुपये की जो धन दौलत है वो यहाँ से जो शाहजहाँ है वो शाहजहाँ यहाँ से वापस ले गया। और बुंदेलखंड हमेशा अपनी ग्लोरी के लिए पहचाना जाता है। अभी के टाइम पर तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपका धन दौलत की कमी है या नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं जिसके कारण बुंदेलखंड का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर भी बुंदेलखंड, विदर्भ, ये भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से जाना जाता है। लेकिन उसके बावजूद मिडिवल टाइम पर यहाँ पर जो इतिहास था वो इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और उसका ये एग्जाम्पल जो है वो जहांगीर महल है। इस महल के बेसमेंट में या इस पैलेस के बेसमेंट में 100 कमरे हैं, 100 रूम्स हैं, और यहाँ से उन रूम की एंट्री है जो अभी के टाइम पर बंद है, लॉक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब जहांगीर आया था या बाकी कोई राजा आते थे तो उन लोगों के रुकने की और बाकी उनके जो दास दासी या बाकी लोगों की कई सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो इस बेसमेंट में की जाती थी। क्योंकि बुंदेलखंड का एरिया है, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, तो नीचे ठंडक थोड़ा बेसमेंट पर रहती थी। और उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ एक हमाम है जहाँ पर राजा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता था, वो अपना नहाने का या फिर बात वगैरह यहाँ पे किया करता था। सो यू कैन सी ये अंदर है, और अंदर जाना अलाउ नहीं है। सो ये जहांगीर महल के सामने एक और स्ट्रक्चर है, और ये इसको बोलते हैं ऊँट खाना। तो जब जहांगीर यहाँ पर आए या बाकी जब यहाँ पर राजा वगैरह आते थे तो उनके जो कैमल्स हैं या उनके जो हाथी है या उनके जो घोड़े हैं, उन घोड़ों, ये जो ओपन भाग आपको दिख रहा है पूरा ओपन है, यहाँ पे घास वगैरह उगी हुई है, लेकिन इसको हाथी खाना बोला जाता था। जब राजा के हाथी वगैरह जो थे उनके, अब इसके आगे थोड़ा आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको एक ऊँट खाना दिखाया था, तो ऊँट खाने के पीछे हाथी खाना है जहाँ पर राजा। श्याम देवला की कोठी पूरा खंडर हो चुका है, कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स इसके बचे हुए हैं, और उसकी हालत ये है कि इसका बोर्ड भी धराशायी है। लगभग खंडहर सा। अच्छा, इसकी जो ईंट है, इससे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा नया है ईंट, और उसके बाद इसकी जो, इट मे बी पॉसिबल कि उसको बाद में रिनोवेट किया गया होगा। दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर। चूने और रेती से जुड़ाई की गई है, बड़ी रेत, बजरी रेत और चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो एक पुराना सा स्ट्रक्चर, आगे से फिर भी ठीक है, फ्रंट गेट ठीक है, पीछे की ओर से पूरा ढह चुका है। ऐसे कई सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। जनरली ओरछा को बोला जाता है कि खंडहर है और कुछ है नहीं वहाँ पे देखने का, लेकिन अगर आपको इसका इतिहास पता है, इसकी हिस्ट्री पता है, और अगर आप ये वीडियो देख के अगर घूमने आ रहे हो तो ज़रूर आपको इसके बारे में पता चलेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर इसको कलर करना, इसको रीपेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसका जो नेचुरल जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। कलर पेंट करना कोई बड़ी बात नहीं सरकारों के लिए, लेकिन फिर भी ओरिजिनल आर्किटेक्चर जो है वो वो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ये रसालदार की कोठी है, रसालदार एक पोस्ट हुआ करता था, तो उनकी कोठी बनी हुई है अधिकारी वगैरह की। महल के बैक साइड पे हमेशा क्या होता था कि बैक साइड पे हमेशा जो अधिकारी होते थे राजा के या बड़े लोग होते थे, जो अधिकारी या मंत्री वगैरह हुआ करते थे, उनकी कोठियाँ जो हैं या उनके जो घर हैं वो पीछे की ओर यहाँ पे बनाए जाते थे। तो ये रसालदार की कोठी है। और जो रसालदार होता था वो आपका जो अस्तबल होता था या जो स्टेबल होता था उसका हेड होता था। तो ये उनकी कोठी बनी हुई है, और 17वीं सेंचुरी के आसपास का एक कोठी है जहाँ पर अश्वरोही दल के जो प्रमुख थे
या रसालदार जो थे वो यहाँ रहा करते थे। श्याम देवला की कोठी पूरा खंडर हो चुका है, कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स इसके बचे हुए हैं और उसकी हालत ये है कि इसका बोर्ड भी धराशायी है। लगभग खंडहर सा। अच्छा, इसकी जो ईंट है इससे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा नया है ईंट, और उसके बाद इसकी जो इट मे बी पॉसिबल कि उसको बाद में रिनोवेट किया गया होगा। दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर। चूने और रेती से जुड़ाई की गई है, बड़ी रेत, बजरी रेत और चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो एक पुराना सा स्ट्रक्चर, आगे से फिर भी ठीक है, फ्रंट गेट ठीक है, पीछे की ओर से पूरा ढह चुका है। ऐसे कई सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। जनरली ओरछा को बोला जाता है कि खंडहर है और कुछ है नहीं वहाँ पे देखने का, लेकिन अगर आपको इसका इतिहास पता है, इसकी हिस्ट्री पता है, और अगर आप ये वीडियो देख के अगर घूमने आ रहे हो तो ज़रूर आपको इसके बारे में पता चलेगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर इसको कलर करना, इसको रीपेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसका जो नेचुरल जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करना ज़रूरी है। कलर पेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है सरकारों के लिए, लेकिन फिर भी ओरिजिनल आर्किटेक्चर जो है वो इस्टेब्लिश, वो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। ये रसालदार की कोठी है। रसालदार एक पोस्ट हुआ करता था, तो उनकी कोठी बनी हुई है अधिकारी वगैरह की। महल के बैक साइड पे हमेशा क्या होता था कि बैक साइड पे हमेशा जो अधिकारी होते थे राजा के या बड़े लोग होते थे, जो अधिकारी या मंत्री वगैरह हुआ करते थे, उनकी कोठियाँ जो हैं या उनके जो घर हैं वो पीछे की ओर यहाँ पे बनाए जाते थे। तो ये रसालदार की कोठी है। और जो रसालदार होता था वो आपका जो अस्तबल होता था या जो स्टेबल होता था उसका हेड होता था। तो ये उनकी कोठी बनी हुई है और 17वीं सेंचुरी के आसपास का एक कोठी है जहाँ पर अश्वरोही दल के जो प्रमुख थे या रसालदार जो थे वो यहाँ रहा करते थे। और ये जो बिल्डिंग है ये है राय प्रवीण का महल। और राय प्रवीण कौन थी, तो उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राय प्रवीण यहाँ के प्रिंस हुआ करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रजीत और राजकुमार थे यहाँ के। और उनके समय पे एक बहुत अच्छी नर्तकी या एक बहुत अच्छी डांसर हुआ करती थी राय प्रवीण। और जैसे ही अकबर को पता चलता है कि यहाँ पर नृत्य करने वाली, डांस करने वाली एक वुमन है यहाँ पर जो बहुत अच्छा डांस करती, क्योंकि अकबर इसके पहले जैसा आपको पता है तानसेन जो है उनको रीवा के दरबार से ले गए थे, तो उनका मानना था कि ये अच्छी जो नर्तकी है वो भी हमारे दरबार में या हमारे यहाँ पर आपको होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने राय प्रवीण जो है उनको दिल्ली बुला लिया। लेकिन राय प्रवीण जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंद्रजीत से प्यार करती थी। और जब उनके सामने उनसे डांस करने का कहा गया राजा के दरबार में, अकबर के दरबार में, तो उस समय उन्होंने फिर गाने के अंदर या अपने कविताओं के माध्यम से अकबर को रियलाइज़ करवा दिया कि मैं जो है वो इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और मुझे वापस इंद्रजीत के पास वापस भेज दिया जाए। और उसके बाद इंद्रजीत को के पास वापस इनको ओरछा भेजा गया। और उसके बाद या शायद उसके पहले ही इनके लिए ये जो कोठी है, एक कोठी बनाई गई जहाँ पर राय प्रवीण जो है रहा करती थी, जो ओरछा स्टेट की, ओरछा राज्य की बहुत ही जानी मानी नर्तकी मानी जाती है। और ये है राजा राम महल या राजा महल। ये महल 1520 के आसपास यहाँ के जो पहले राजा थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और उसके बाद कई सारे राजा आगे जाके भारती चंद और कई सारे राजाओं ने इस महल का, इसके अंदर कई सारी बिल्डिंग्स जो है, कई सारी बिल्डिंग्स इसके अंदर यहाँ पर बनवाई। इस बिल्डिंग में आपको मुग़ल आर्किटेक्चर के तहत दीवान आम और दीवान खास वो भी देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो वॉल पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स ऊपर बनी हुई है। आपको थोड़ा सा जूम करके वॉल पेंटिंग्स को दिखाता हूँ। हाथी घोड़े युद्ध का चित्र, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर बनी हुई है और काफ़ी सुंदर है।
दिस इज़ द लोकल मार्केट जो मंदिर के बाहर की साइड लोकेटेड है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मिठाई बहुत फेमस है। काय का मिठाई भी है? कलाकंद। कलाकंद है। यहाँ का कलाकंद बड़ा फेमस है।